हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग कानून और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मजदूरी संहिता 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सहित कुल 4 पुराने कानूनों को समाहित किया है। यह केवल संगठित क्षेत्र के कुशल श्रमिकों पर लागू होता है। इसमें समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को भी शामिल किया गया है। आपको यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, मजदूरी संहिता 2019 में 4 पुराने कानून शामिल किए गए हैं। इसमें जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह संहिता जो है ये केवल संगठित क्षेत्र पर नहीं बल्कि संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्र पर लागू होती है और ये सभी प्रकार के श्रमिकों को कवर करती है, चाहे वो कुशल हों, अकुशल हों या अर्धकुशल हों। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है। इसमें समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? उद्योगों के मुनाफे को अधिकतम करना, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित कर शोषण को रोकना, सभी मजदूरों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना, निजी कंपनियों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे रोजगार कम है। तो लोग जो है आजीविका को चलाने की वजह से कम पैसे पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, यानी लोगों के सामने मजबूरी है। तो ऐसे में जो उद्योग वाले हैं, कंपनी वाले हैं या ठेकेदार हैं, वो मजदूरों का इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें कम दाम पर, कम पैसे पर नौकरी पर रख लेते हैं। तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है ये न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून मजदूरी संहिता 2019 में शामिल नहीं है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, व्यापार संघ अधिनियम 1926। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मजदूरी संहिता 2019 में 4 पुराने कानून समाहित किए गए हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सहित ये जो तीनों कानून आप देख रहे हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये 4 कानून इसमें शामिल हैं। व्यापार संघ अधिनियम 1926 जो है इसमें शामिल नहीं है, ये अलग कानून है और ये जो है मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। चौथा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। यह अनुच्छेद 39D के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। यह केवल पुरुषों के लिए लागू होता है। देखिए, संविधान के भाग 4 में, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें अनुच्छेद 39D के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार से संचालित करेंगे कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 39D का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 5वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन को किन अनुच्छेदों के साथ जोड़कर एक प्रवर्तनीय अधिकार माना है? अनुच्छेद 14 और 16, अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 और 28। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में ये बात कही है कि अनुच्छेद 39D को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 6वां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या शामिल है? बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी तथा बेकार यानी बलपूर्वक श्रम पर प्रतिबंध, छुआछूत का उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बेकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में दिया गया है। छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी हुआ अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेदों में वर्णित है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है बी वाला।
7वां प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार किशोर की आयु सीमा क्या है? 10 से 14 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 15 से 21 वर्ष? देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को किशोर माना गया है और इसमें कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं इनको जोखिम भरे उद्यमों में जॉब पर नहीं रखा जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 8वां प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में बच्चों यानी 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें केवल खतरनाक उद्योगों में नियोजन से प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने से प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें केवल रात्रि के समय कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें केवल सरकारी अनुमति से कार्य पर रखा जा सकता है। देखिए, जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 वाला आया है, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनको सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 9वां प्रश्न है, पेंसिल पोर्टल जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था का प्राथमिक कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर की मैपिंग करना, स्कूली बच्चों को मुफ्त स्टेशनरी प्रदान करना, बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी निगरानी और शिकायत दर्ज कराना, पेंसिल निर्माण करने वाले उद्योगों को सब्सिडी देना। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेंसिल पोर्टल जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया एक डिजिटल मंच है और इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला, यानी बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी निगरानी और शिकायत दर्ज कराना। 10वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? हाइड्रोजन साइनाइड, डाइमिथाइल अमीन, फॉस्जीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीली गैस का स्राव हुआ था और इस स्राव की वजह से 3 दिन के भीतर लगभग 8000 से ज़्यादा व्यक्तियों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 11वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के पीछे का मुख्य कारण कंपनी की कौन सी लापरवाही थी? सुरक्षा उपकरणों एवं प्रणालियों की अनदेखी, कार्यबल की संख्या में उल्लेखनीय कमी, सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि में अत्यधिक कटौती। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बाद कंपनी की जो खामियां थी वो उजागर हुई, तो उसमें ये पता चला कि कंपनी ने लागत में कटौती करने के लिए यानी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसने लागत में कटौती की, सुरक्षा उपकरण और प्रणालियों की अनदेखी की, यानी वहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा उपकरण और प्रणालियाँ स्थापित ही नहीं की गई थी और जो की भी गई थी वो प्रॉपर चालू नहीं थी। तो यहाँ पे पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर कार्यबल की जो संख्या थी, यानी पहले यहाँ पे 12 दल रखे गए थे, फिर बाद में घटा के 6 दल कर दिए गए। तो यहाँ पर जो कार्यबल की संख्या थी उसमें उल्लेखनीय कमी की गई थी और रात वाला जो सुरक्षा दल था उसको हटा दिया गया था। इसके अलावा पहले सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर जो है मात्र 15 दिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ में कटौती की थी, तो इस वजह से दुर्घटना हुई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है, भारत में विदेशी कंपनियों के निवेश एवं स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके लिए प्रमुख आकर्षण का कारण माना जाता है? कठोर पर्यावरणीय विनियमों का अस्तित्व, सुलभ एवं अपेक्षाकृत सस्ता श्रम तथा सुरक्षा मानकों पर कम लागत वहन की संभावना, केवल विशाल जनसंख्या का होना, शीत जलवायु की उपलब्धता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत या जो अन्य विकासशील देश हैं दक्षिण एशिया के, वहाँ पर अपने प्लांट स्थापित कर रही हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर दक्षिण एशियाई देशों में जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर सुलभ और अपेक्षाकृत सस्ता श्रम मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कानून है, जो कंपनियों को लेकर जो मानदंड या सुरक्षा कानून है वो बहुत ज़्यादा लचीले हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारें फोकस करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों, रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे कानूनों में लचीलापन है, तो इस वजह से कंपनियाँ जो हैं लागत में कटौती कर सकती हैं, सुरक्षा उपकरणों में कटौती कर सकती हैं। इस वजह से कंपनियाँ ऐसे देशों में अपने प्लांट स्थापित कर रही हैं। तो यहाँ पर सही रीजन है सुलभ एवं अपेक्षाकृत सस्ता श्रम
तथा सुरक्षा मानकों पर कम लागत वहन की संभावना। 13वां प्रश्न है, विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में स्थानांतरित करना विकसित देशों की किस रणनीति का हिस्सा है? अपने देशों को स्वच्छ रखना और विकासशील देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठाना, वैश्विक समानता को प्रोत्साहित करना, विकासशील देशों को उन्नत तकनीक उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए, चूंकि विकसित देशों में जो पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी जो नियम है ये बहुत ज़्यादा कठोर हैं। अगर यहाँ पर विकसित देशों में भी खतरनाक उद्योग स्थापित किया जाता है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को फीस भरनी पड़ती है पर्यावरण को क्षति पहुँचाने को लेकर, या सुरक्षा उपकरणों को और ज़्यादा इंप्रूव करने को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहीं विकासशील देशों में ये लोग इन सब चीज़ों से बच जाते हैं क्योंकि कानून लचीले हैं। तो इसी वजह से ये लोग अपने देशों को स्वच्छ रखने के लिए विकासशील देशों की ओर उन्मुख होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कम लागत पर अपना प्लांट चला पाते हैं और इससे अधिक मुनाफा कमा पाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 14वां प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का मामला किस महत्वपूर्ण अधिकार की स्थापना के लिए जाना जाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, विदेशी कंपनियों के विरुद्ध स्थानीय उद्योगों के संरक्षण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल का उपभोग करने का अधिकार। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त वायु और जल के उपभोग का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 15वां प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला जो है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात पारित किया गया था। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह केवल जल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित है। आपको यहाँ पर कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आप लोग अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस समय या उससे पहले हमारे देश में जो पर्यावरण कानून थे बहुत लचीले थे, यानी पर्यावरण उस समय एक मुफ्त की चीज़ मानी जाती थी। जब ये बहुत बड़ा कांड हो गया है, एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हो गई जिसमें दसियों हज़ार लोग मारे गए हैं, तब सरकारें चेती हैं और सरकारों ने फिर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला भी सही है। यह अधिनियम जो है केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, यानी कि उद्योगों का नियमन करने की, उन्हें बंद करने की। तो ये सब जो है व्यापक शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास इसने दी हैं। तीसरा वाला यहाँ पर ये गलत है। देखिए, यह अधिनियम केवल जल प्रदूषण तक सीमित नहीं है। वास्तव में यह जल, वायु, भूमि और इनके बीच में जो अंतर संबंध है, इनके साथ साथ जो पूरा जीव जगत है, इन सबको कवर करता है। यानी केवल जल प्रदूषण तक, नियंत्रण तक नहीं है, बल्कि सभी को कवर करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल प्रदूषण को लेकर जो अधिनियम था, 1974 में ही आ चुका था, इससे पहले ही आ चुका था। तो ये जो है केवल जल प्रदूषण के लिए नहीं है, बल्कि व्यापक रूप में है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक और दो सही है, तो आंसर है आपका ए वाला। 17वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, उद्योगों को बंद करने का निर्देश देना, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए नियम बनाना, या उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। तो केंद्र सरकार जो है पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित कर सकती है। अगर कोई उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उस उद्योग को बंद करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा उद्योगों में जो खतरनाक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, इनके प्रबंधन को लेकर नियम बना सकती है। तो ये सभी काम जो है, ये सभी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत
केंद्र सरकार का मुख्य दायित्व क्या है? केवल वन संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना, केवल वायु प्रदूषण को रोकना, राज्यों को पर्यावरण संबंधी निर्देश देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, तो ये पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय करेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल निजी उद्योगों पर लागू होता है, यह पूरे भारत में लागू होता है, यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, यह केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है? देखिए, यह अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू होता है। ये उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत में लागू होता है, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में लागू होता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है, 1998 के पश्चात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन वाहनों हेतु निम्नलिखित में से किस ईंधन के उपयोग को अनिवार्य किया गया? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइड्रोजन। देखिए, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सार्वजनिक परिवहन वाहन है इनमें सीएनजी ईंधन को अनिवार्य किया। यानी कि दिल्ली में जो भी आप गवर्नमेंट की जो भी साधन देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, वो सभी या तो सीएनजी बेस्ड हैं या फिर इलेक्ट्रिक हैं। तो यहाँ पर आप सही आंसर है आपका सी वाला। 21वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं श्रमिकों की आजीविका के मध्य संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी औद्योगिक इकाइयों को पूर्णतः बंद कर देना, प्रदूषणकारी गतिविधियों को पूर्ण छूट प्रदान करना, स्वच्छ एवं सतत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना, श्रमिकों का शहरी क्षेत्रों से विस्थापन करना। देखिए, वर्तमान समय में कई उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के नाम पे या तो बंद कर दिया जाता है या फिर शहरी क्षेत्रों से काफ़ी दूर भेज दिया जाता है। तो ऐसे में श्रमिकों की आजीविका के संकट क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी तकनीकें निकालनी हैं जिससे कि उद्योग भी चलते रहें और श्रमिकों की जो आजीविका है वो भी बनी रहे। तो इसके लिए हमें सतत पोषणीय विकास आधारित तकनीकों को अपनाना चाहिए। इस स्वच्छ एवं सतत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 22वां प्रश्न है, भारत में वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फसाई किस क्षेत्र के मानकों को निर्धारित करता है? फसाई की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खाद्य पदार्थों के मानक तय करता है। तो ये सही आंसर है आपका डी वाला। देखिए, सोने और चांदी के आभूषण के लिए BIS यानी भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसने हॉलमार्क बनाया है, यानी इसका जो मानक है वो हॉलमार्क है। भारी उद्योग मशीनरी के लिए जो BIS का मानक है वो ISI है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो ISO है। विद्युत उपकरणों के लिए BIS ने यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने ISI मानक तैयार किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 23वां प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह अनिवार्य है? ISI मार्क, हॉल मार्क, फसाई या एग मार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ISI मार्क BIS ने यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, उनके लिए बनाया है। हॉल मार्क जो है स्वर्ण आभूषणों के लिए है। खाद्य पदार्थों के लिए फसाई वाला मार्क है। एग मार्क जो है कृषि उत्पादों के लिए है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी हॉल मार्क। 24वां प्रश्न है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सरकार की नियामक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विलासिता की वस्तुओं की कीमतों का नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर नियंत्रण तथा उनकी उपलब्धता एवं मूल्य का विनियमन, विदेशी मोबाइल फोन के आयात का नियंत्रण, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राशन व्यवस्था का प्रावधान। देखिए, जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 है, ये आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर नियंत्रण रखता है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं इनकी उपलब्धता और मूल्य का विनियमन करने की शक्ति सरकार को प्रदान करता है। यानी ज़रूरत पड़ने पर जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, यानी गेहूं, आटा, चावल, दालें, तो इनकी या कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है। अगर कोई जमाखोरी कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती है और किसी भी आपदा के समय लोग इनकी जमाखोरी करके इनके प्राइस भी हाइक नहीं कर सकते, प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार इनकी जो कीमत तय करेगी उसी कीमत पर यह सामान बिकेगा,
क्योंकि ये अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत आता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 25वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 में सुरक्षा के लिए कौन सा प्रावधान अनिवार्य किया गया? आपातकालीन निकास, चेतावनी अलार्म और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, मजदूरों के बच्चों के लिए अनिवार्य उच्च शिक्षा, मजदूरों को हर महीने विदेश यात्रा पर भेजना, कंपनी के मुनाफे का 10% हिस्सा मजदूरों में बांटना। देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के चौथे अध्याय में श्रमिकों की सुरक्षा के संबंधित मानक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपातकालीन निकास, चेतावनी अलार्म और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, व्यापार संघ अधिनियम 1926 मजदूरों को कौन सा वैधानिक अधिकार प्रदान करता है? कारखाने की संपत्ति को बेचने का अधिकार, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने का अनिवार्य अधिकार, संगठन बनाने और सामूहिक शक्ति के माध्यम से सौदेबाजी करने का अधिकार, बिना किसी सूचना के काम छोड़ने का अधिकार। देखिए, जो व्यापार संघ अधिनियम 1926 है, ये मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से कमजोर होने के बजाय एक समूह के रूप में अपनी बात रखने का मौका देता है। यानी ये इन्हें संगठन बनाने और सामूहिक शक्ति के माध्यम से सौदेबाजी करने का अधिकार देता है। तो सही आंसर है सी वाला। 27वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उचित कार्य, सम्मानजनक रोजगार और सतत आर्थिक वृद्धि, शून्य भूख और खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण संरक्षण। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो है ये उचित कार्य, सम्मानजनक रोजगार और सतत आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। वहीं शून्य भूख जीरो हंगर जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से संबंधित है। लैंगिक समानता जो है, यानी यहाँ पर जो लैंगिक समानता की जो बात हुई है, लैंगिक समानता जो है SDG 5 है। जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण संरक्षण जो है ये सतत विकास लक्ष्य 13 या 13 में आता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री जीवन का संरक्षण, मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी औद्योगिकरण और नवाचार, गरीबी उन्मूलन और भुखमरी को समाप्त करना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 9 का उद्देश्य मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। समुद्री जीवन का संरक्षण ये सतत विकास लक्ष्य 14 से संबंधित है, SDG 14 से संबंधित है। देखिए, गरीबी उन्मूलन जो है ये सतत विकास लक्ष्य 1 है, SDG 1 है। भुखमरी को समाप्त करना ये जीरो हंगर जो है ये भी हमने आपको बताया था, ये SDG 2 है, सतत विकास लक्ष्य 2 है। ये शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं ये सतत विकास लक्ष्य 16 से संबंधित है। तो हमारा यहां पर सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा, बैंकों का नियमन, वस्तुओं की गुणवत्ता और मानकीकरण, नागरिकता कानून। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 जो है ये वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके मानकीकरण से संबंधित है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कानूनों को उनके वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। जल अधिनियम, देखिए जल अधिनियम जो है 1974 में बना है, इसका तीसरा हो जाएगा। वायु अधिनियम जो है ये 1981 में बना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 31वां प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत बच्चों के अवैध नियोजन को किस प्रकार के अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है? असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, सिविल अपराध या संज्ञेय अपराध। देखिए, इसे जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और मामले की जांच शुरू कर सकती है। इसे जो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 32वां प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन
संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किशोर 14 से 18 वर्ष के नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें रात्रिकालीन शिफ्ट में भारी मशीनरी संचालित करने की अनुमति है, उन्हें खनन गतिविधियों में नियोजित किया जा सकता है, उन्हें केवल गैर जोखिमकारी कार्यों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित किया जा सकता है, उन्हें विस्फोटक निर्माण इकाइयों में कार्य करने की अनुमति है। देखिए, जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 है, इसके तहत किशोरों को केवल गैर जोखिमकारी कार्यों और प्रक्रियाओं में नियोजित किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 33वां प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन न्यूट्रल गैस, कोल्ड नेचुरल गैस। देखिए, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस होती है, जिसको बहुत अधिक दबाव पर संकुचित करके ये बनाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी शामिल है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 36वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है ये निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, केजी6। तो ये सीएनजी है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। 38वां प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन, न्याय, आजादी, समानता। तो इसे जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। सही आंसर है ए वाला। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्लांट में विस्फोट, रसोई गैस सिलेंडर गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक उत्पादन करने वाले प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भोपाल में जो औद्योगिक दुर्घटना हुई है ये अमेरिकी कंपनी है यूनियन कार्बाइड जो कीटनाशक बनाती है, उसका ये प्लांट था और इस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 40वां प्रश्न है, कानून के संदर्भ में दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। न्यूनतम मेहनताना कानूनों से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके जो मालिक हैं वो सही मेहनताना नहीं देते हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम मेहनताना अधिनियम है ये मजदूरों को उनके अधिकारों के संरक्षण की ताकत देता है। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। देखिए, इसमें जो है सभी प्रकार के श्रमिक कवर किए गए हैं, चाहे वो घरेलू हों, औद्योगिक हों, कृषि मजदूर हों, सभी प्रकार के श्रमिक इसमें कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर घरेलू नौकर इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर ए और भी सही है। तो आंसर है आपका ए वाला।
तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और हमारी क्लास 8 की जो पॉलिटी की किताब है ये समाप्त हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहते आया हूँ कि आप लोग नोट्स ना बनाएं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, इसमें कि आपके एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिलेगी। देखिए, नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। हमने वहाँ पर एनसीईआरटी कंटेंट को अपडेट कर दिया है और उसमें कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी ऐड किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो नोट्स लेने में आपका ही फ़ायदा है। अगर आप स्वयं से एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कई जगह पर एनसीईआरटी में गलतियाँ भी हैं, तो हो सकता है आप उन गलतियों को सही मानकर पढ़ लें। तो आगे जाकर अगर एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो हो सकता है आप प्रश्न भी गलत कर आएँ। तो बेहतर है आप नोट्स के थ्रू पढ़ाई करें, तो आपकी पढ़ाई भी कम समय में हो जाएगी और आप ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।